गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है। मॉडर्न हिस्ट्री क्लास पर चर्चा करते करते हम जिस अध्याय पर अब तक मॉडर्न हिस्ट्री के, मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री के अब तक लगभग 6 वीडियो जा चुके हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको पता है जब मैं समझाता हूँ तो समझाता हूँ, लेकिन आज इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन समझाने की कोशिश करूँगा। आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ। जो नया चैप्टर लेकर आया हूँ वो नया चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है, चैप्टर का आप नाम लीजिए, चैप्टर का नाम है ब्रिटिश। चैप्टर का नाम, पहले चैप्टर का नाम लिखने से पहले समझिए कि चैप्टर का नाम क्यों बनाया गया। अभी तक आपने ये जाना कि ब्रिटिशों ने किस तरह कृषक वर्ग का, जो कृषक वर्ग समझते हैं आप, किसान वर्ग का किस तरह अधिक मात्रा में शोषण किया और किस तरह कौन कौन से प्रकार की व्यवस्थाएं लाई गई। इस तरह कल हमने 1 घंटा 38 मिनट का वीडियो की क्लास, 1 घंटे 38 मिनट की क्लास थी। उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरह अस्थायी बंदोबस्त, रेत बड़ी बंदोबस्त, आप समझ गए, भूले तो नहीं आप रिविजन करते रहिए। अस्थायी बंदोबस्त, रियायत बाड़ी बंदोबस्त और महलबाड़ी बंदोबस्त किस तरह लाया गया और किस तरह उसमें पॉइंट और एक अच्छे वे में समझाने की कोशिश की कल हमने आपको, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरह ब्रिटिशों ने भारतीयों का किस तरह अधिक मात्रा में शोषण किया। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की उस वीडियो के माध्यम से अभी तक। अब हमने आपको बताया था कि किस तरह जमींदार वर्ग या ब्रिटिश वर्ग मजदूरों का और किसानों का शोषण करते रहे। तो किसानों के पास अब एक ही रास्ता था। अब आप समझ गए वो रास्ता कौन सा था। अब किसानों का विद्रोह होने वाला है। किसान विद्रोह आपको मैं जो बताऊंगा, आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, जो ब्रिटिश सत्ता या अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ या अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आप इसे प्रारंभिक विद्रोह कह सकते हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको बताया था पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको 3 पार्ट में बटी हुई दिखाई देगी। नंबर फर्स्ट, औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण। आप देखेंगे 1757 ईस्वी से लेकर 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 से लेकर 1757 ईस्वी तक, 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध तक औपनिवेशिक सत्ता का, 1707 से लेकर 1757 ईस्वी तक औपनिवेशिक सत्ता का आपको निर्माण दिखाई देगा। उसकी नींव पड़ती हुई दिखाई देगी आपको। औपनिवेशिक सत्ता का निर्माण होगा, उपनिवेशवाद का निर्माण होगा। उपनिवेशवाद भारत के अंदर एंट्री कर चुका होगा, पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुका होगा। अंग्रेज अपनी जड़ें इस 1707 से लेकर 1757 के दौर में अंग्रेज पूरी तरह अपनी जड़ें जमा चुके होंगे। दूसरा जो हमने आपको कल बताया था, 1757 से लेकर 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक जो आपको काल दिखाई देगा, इस समय कुछ छोटे छोटे विद्रोह होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ या ब्रिटिशों के खिलाफ या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ या क्राउन ताज के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ छोटे छोटे विद्रोह होंगे। उन विद्रोह में छोटे छोटे जो विद्रोह होंगे, आप इसे औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का काल कह सकते हैं। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का काल। उसके पश्चात आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री दिखाई देगी 1857 से 1947 तक, 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता चरण का काल या स्वतंत्रता संग्राम का काल या स्वतंत्रता का काल, यानी स्वतंत्रता की ओर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह 3 भागों में बटी हुई है। अब हम किस पर मूव कर रहे हैं? अब हम 1757 के बाद, 1757 से लेकर 1857 के बीच जो विद्रोह हुए कृषक वर्ग ने, आपने देखा कि किस तरह रेत बाड़ी बंदोबस्त लाकर और महलबाड़ी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त लाकर किस तरह अधिक मात्रा में भारत के अंदर, बंगाल हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, किस तरह अलग अलग पूरे भारत के अंदर जहां ब्रिटिश हुकूमत थी, कि किस तरह अलग अलग व्यवस्थाएं लाकर मजदूरों और किसानों का शोषण किया गया। आपने खूब और अच्छे वो बेहतरीन तरीके से देखा। ये कल हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह अंग्रेजों ने किस तरह इनका अधिक मात्रा में शोषण किया किसान वर्ग तक। तो किसान वर्ग के पास अब एक ही आइडिया होगा, एक ही रास्ता होगा। वो कौन सा होगा? विद्रोह करना। ये हमने कल भी आपको बताया था। उसकी जड़ें हमने कल ही स्थापित कर दी थी कि किस तरह की जो किसान वर्ग होगा वो अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंचता दिखाई देगा। अब छोटे छोटे विद्रोह होने वाले हैं। अब लिखने का क्या अप्रोच होगा पहले आप समझेंगे, मैं आपको नोट्स बनाऊंगा।
तो आप समझ गए होंगे। तो क्या होने वाले, विद्रोह। विद्रोह किसके खिलाफ होने वाले, ब्रिटिशों के या अंग्रेजों के या औपनिवेशिक सत्ता के। आप ब्रिटिशों के खिलाफ क्या होने वाले, विद्रोह। विद्रोह कौन करने वाले, किसान। तो चैप्टर का नाम भी यही आज यही होगा, ब्रिटिशों के विरुद्ध। चैप्टर का यही नाम है, ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। प्रारंभ में यही विद्रोह हुए, ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह सन 1757 से लेकर 1857 तक। आप ऐसे लिखिए, सन 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। कोई चैप्टर नहीं, चैप्टर हम खुद बनाते हैं, समझ गए। तो आप कॉपी में हेडिंग लिखिए, हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना ली होगी आपने, ब्रिटिशों के विरुद्ध, ब्रिटिश या औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह। चलिए, विद्रोह ना कहते हुए आप ऐसे भी कह सकते हैं, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया ही तो कहेंगे आप इसे, प्रतिक्रिया कहिए। लेकिन आपको बताऊं बच्चों, ये जो भी विद्रोह होंगे, अब विद्रोह क्या होता है और आंदोलन में क्या फ़र्क होता है। कुछ किताबों में आंदोलन भी लिखा हुआ है, लेकिन यह आंदोलन नहीं होगा जब जन सहभागिता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो उस विद्रोह को आंदोलन का रूप दे दिया जाता है। जैसे बहवी आंदोलन आपको दिखाई देगा, अभी आपको पढ़ाएंगे हम, समझे। जब जन सहभागिता यानी पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो याद रखना उस विद्रोह को विद्रोह नहीं आंदोलन कहेंगे। ये हम आपको समझाएंगे अभी अच्छे तरीके से। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप इस तरह हेडिंग बनाइए, आपने हेडिंग बनाई होगी 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ब्रिटिशों के विरुद्ध प्रतिक्रिया आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस समय इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सन 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक ब्रिटिशों के विरुद्ध लगभग सन 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। 1857 में क्या होने वाला है, ये 1 मिनट के लिए चर्चा कर देता हूँ। 1857 में भी एक विद्रोह होगा, वो विद्रोह आप उसे युद्ध भी कह सकते हैं, 1857 का युद्ध भी कह सकते हैं। 1857 का विद्रोह नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के और अंग्रेजों के बीच में होगा। इस तरह का जो विद्रोह होगा, इन दोनों के बीच में लगभग 100 आपको 100 विद्रोह दिखाई देंगे। लगभग आपको 100 विद्रोह दिखाई देंगे। आप लिख सकते हैं सन 1757 से लेकर, पहला पॉइंट, सन 1757 से लेकर 1857 तक लगभग 100 विद्रोह दिखाई देते हैं। 100 विद्रोह दिखाई देते हैं, लिख लिया होगा आपने। चलिए कहानी को आगे बढ़ाएं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये विद्रोह कौन करने वाला, जो विद्रोह ये होंगे, ये विद्रोह कौन करेगा। आपको पता होना चाहिए जो भी विद्रोह होंगे, विद्रोह तो होंगे, ये कौन करेगा विद्रोह। आइए जानते हैं विद्रोह कौन करेगा। तो आप कपे मैंने बनाइए विद्रोह का वर्गीकरण, विद्रोह का वर्गीकरण। विद्रोह का वर्गीकरण। इस तरह आप कॉपी में बनाइए विद्रोह का वर्गीकरण। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 नागरिक विद्रोह। नंबर 1 नागरिक विद्रोह। ये विद्रोह जो करने वाले लोग होंगे, याद रखिएगा सब बच्चे, नागरिक विद्रोह होंगे। कुछ नागरिक होंगे जो विद्रोह कर देंगे आपस में नहीं, यानी ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। लेकिन सभी के सभी विद्रोह, जितने भी विद्रोह होंगे, सभी के सभी सीमित स्तर पर होंगे, यानी सीमांत क्षेत्र में होंगे। इन्हें दबाना अंग्रेजी हुकूमत के लिए या ब्रिटिशों के लिए बहुत ही आसान होगा, और ये सभी विद्रोह अर्थात दबा दिए जाएंगे। आप देखेंगे 1857 का विद्रोह भी बाद में जाकर दबा दिया गया, समझे। तो जितने भी विद्रोह होंगे ये सीमित क्षेत्र में होंगे। सीमित क्षेत्र में होने के कारण ये भी कुछ विद्रोह ऐसे होंगे जो नागरिक होंगे। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नागरिक विद्रोह था। 4 विद्रोह का नाम लिख देगा। इसलिए इस चार्ट को बनाना बहुत अनिवार्य है। तो आप हेडिंग बनाइए विद्रोह का वर्गीकरण। नंबर 1 लिखिए नागरिक विद्रोह। तो कौन से विद्रोह होंगे बच्चों, नागरिक विद्रोह। नंबर 2, अब बताओ विद्रोह और कौन करने वाला। तो विद्रोह आप समझ गए हो अब कौन करने वाला। आपके दिमाग और दिल से प्रश्न निकल कर आना चाहिए कि विद्रोह कौन करने वाला। तो विद्रोह अब कौन करने वाला, कर्षक वर्ग। तो याद रखिए, यहाँ हेडिंग बनाइए कर्षक विद्रोह। कर्षक नहीं तो ऐसे हेडिंग बना सकते किसान विद्रोह। नंबर 3 इसके नीचे हेडिंग बनाइए किसान के बाद आप जनजातीय विद्रोह। कौन सा, जनजातीय विद्रोह।
जनजातीय या आदिवासी विद्रोह, जनजातीय या आदिवासी विद्रोह, आदिवासी विद्रोह 1 2 3। और कौन करेगा विद्रोह? जो छोटे छोटे क्षेत्र के राजा हुआ करते थे ना, उन्हें बोलते थे अपदस्थ राजा, अपदस्थ राजा विद्रोह, अपदस्थ राजा, अपदस्थ राजा विद्रोह। किताब से ज़्यादा बताऊंगा। अपदस्थ राजा विद्रोह, ये विद्रोह करने वाले पूरे के पूरे जितने भी मैं आपको विद्रोह पढ़ाऊंगा, सारे के सारे विद्रोह के अंदर यही लोग दिखाई देंगे। क्या तो उसमें नागरिक होंगे, क्या फिर में नागरिक नहीं होंगे, तो फिर जो विद्रोह होगा वो उसमें कर्षक होंगे, कर्षक नहीं होंगे तो जनजातीय लोग होंगे, जनजातीय नहीं होंगे तो अपदस्थ राजा होंगे, अगर ये भी नहीं होंगे तो विद्रोह करने वाले फिर सैनिक होंगे। 1857 का विद्रोह देखेंगे आप, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह 1 2 3 4 5 सैनिक विद्रोह, समझ गए होंगे। ये नागरिक, जनजातीय विद्रोह, नागरिक, कर्षक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, अपदस्थ राजा विद्रोह या सैनिक विद्रोह, इस तरह आप काफ़ी में हेडिंग बनाएंगे। 1 मिनट रुकिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करें। तो नागरिक विद्रोह को, उसके बाद कर्षक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, जनजातीय आदिवासी विद्रोह और उसके बाद अपदस्थ राजा विद्रोह या सैनिक विद्रोह। जितने भी विद्रोह होंगे सभी के सभी विद्रोह आप कुछ मोटा मोटा खाका मेरे साथ अपने दिमाग में भी बनाएंगे। जितने भी विद्रोह होंगे सभी विद्रोह को दबाना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान होगा। आप समझ गए क्यों होगा? क्योंकि कोई भी विद्रोह सीमित स्तर तक होगा, कि कुछ छोटे क्षेत्र में होगा। जब तक कोई भी विद्रोह एक अखिल भारतीय स्तर पर नहीं होगा उसे दबाना आसान नहीं होगा। जैसे महात्मा गांधी का विद्रोह नहीं, आप विद्रोह और आंदोलन दोनों अलग चीज़ होती है। विद्रोह में हिंसा हो सकती है, हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकती, लेकिन आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक होता है। आंदोलन को विद्रोह का रूप दिया जा सकता है। कोई भी विद्रोह, याद रखिए, कोई भी विद्रोह हमेशा सांप्रदायिक हो सकता है, जब अगर विद्रोह में विद्रोह धर्म से जुड़ जाए और धर्म और राजनीति से जुड़ जाए। कोई भी विद्रोह धर्म और राजनीति से जुड़ जाए तो उसका परिणाम हमेशा सांप्रदायिक होता है। चलिए, नागरिक विद्रोह, कर्षक विद्रोह, जनजातीय आदिवासी विद्रोह, अपदस्थ राजा विद्रोह, सैनिक विद्रोह, इस तरह के विद्रोह आपको दिखाई देंगे। अच्छा बच्चों, हम जो नागरिकों के अंदर जो विद्रोह पढ़ने वाले हैं ना, आइए उसका नाम बताता हूँ कि हम नागरिकों के अंदर कौन से नागरिक विद्रोह, इसमें से आपको पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक विद्रोह है। आइए जानते, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। हमने बताया पहले आप इस तरह का चार्ट बनाइए ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि कौन सा नागरिक विद्रोह था और कौन सा कर्षक विद्रोह था और कौन सा सैनिक विद्रोह था। तो हेडिंग बनाइए बच्चों। इसके अंदर नंबर 1 हेडिंग बनाई होगी आपने नागरिक विद्रोह के अंदर जो नंबर 1 हम पढ़ेंगे, ए, उसे कहते हैं सन्यासी विद्रोह। जो शंकराचार्य के भक्तों के द्वारा किया गया था उसे बोलते हैं सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह पढ़ेंगे, इसके बारे में भी। पहले आप मोटे मोटे तरीके से लिखिए। चलिए नंबर दो लिखिए। नंबर 2 खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह। नंबर 3 खासी विद्रोह, सब पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए कहानी को लेकर चलते हैं आगे। अब आप दूसरी जो हेडिंग होगी उसके नीचे लाइन खींचिए, उसके सामने लिखिए कर्षक विद्रोह होगा, उसके अंदर लिखिए कर्षक विद्रोह के अंदर हम कौन कौन से विद्रोह पढ़ने वाले, कर्षक वर्ग के अंदर कौन कौन से विद्रोह पढ़ने वाले हैं। आइए मैं इसे मिटा देता हूँ।
कर्षक। नंबर 2 कर्षक, कर्षक विद्रोह। समझ गए होंगे आप किस तरह वर्णन होगी हेडिंग। नंबर ए लिखिए इसमें रंगपुर, आप अभी हम आपको पढ़ाएंगे रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह। पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन सा कर्षक विद्रोह होने वाला है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। वैसे मुझे इस चार्ट को बाद में बनवाना चाहिए था, लेकिन मैसेज मानकर चल रहा हूँ कि आप अच्छा समझ रहे होंगे। तो आप समझ रहे होंगे जितने भी मैं आपको ये ओड नाम बता रहा हूँ, आपको जो आपने नहीं सुने सभी नाम आपके सामने आने वाले हैं। आप समझ जाएंगे कि कौन सा कर्षक विद्रोह होगा, कौन सा नागरिक विद्रोह होगा, कौन सा सैनिक विद्रोह होगा, कौन सा अभ्यस्त राजा विद्रोह होगा। नागरिक विद्रोह, सॉरी रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह के बाद जो आपको दिखाई देगा फरायजई आंदोलन, बी, ये आंदोलन हो गया फरायजई विद्रोह, फरायजई विद्रोह। नंबर सी जो आपको दिखाई देगा बहवी आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहवी आंदोलन। और क्या, आइए चलते हैं आगे चलते हैं। कर्षक विद्रोह में 3 ही पढ़ने हैं आपको, यही 3 कर्षक विद्रोह होंगे। नंबर 3 हेडिंग हमने आपको बनवाई थी आदिवासी और जनजातीय विद्रोह। जितने भी विद्रोह होंगे अब तक 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक, अगर उनमें सबसे कोई आक्रामक विद्रोह दिखाई देगा तो जनजातीय और आदिवासी विद्रोह होगा। क्यों? क्योंकि वे लोग आज भी इसी वक्त हमेशा अपनी कल्चर और संस्कृति पर आज भी विश्वास रखते हैं। और दक्षिण भारत के जो भी विद्रोह होंगे सबसे ज़्यादा आक्रामक दिखाई देंगे आपको। जनजातीय जो भी विद्रोह होगा आज भी देखिए, आदिवासी लोग, उन्हें किसी की डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा जिन्हें दूसरा नाम दे दिया गया है नक्सलवादी। 1967 में इन्हें एक नया नाम दे दिया गया, भारत सरकार के द्वारा उन्हें नक्सलवादी कहा गया। नक्सलवादी लोग ये नहीं चाहते, उन्हें पसंद है सिर्फ क्या, उन्हें एक ही चीज़ लाइक करते हैं क्या, कि प्रकृति में रहना। उन्हें मतलब नहीं है महल बिल्डिंग, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह देखिए, अगर कोई भी उनकी संस्कृति में हस्तक्षेप करेगा तो याद रखिए उनका क्या हाल होगा। आए दिन आप देखते भी होंगे छत्तीसगढ़ में सुकमा का हमला हो, चाहे मैं आपको कितने उदाहरण दूं, तो आप समझ सकते हैं कि जनजातीय विद्रोह कितने आक्रामक होने वाले ये अंग्रेजों के प्रति। तो फिर अंग्रेज तो क्या चीज़ थे, अंग्रेज तो फिर क्या चीज़ थे। आपको बताऊँ, अमेजन का नाम सुना होगा, अभी कई सौ जनजातियाँ ऐसी रहती है, उसके अंदर उन्हें किसी की डेमोक्रेसी से कोई मतलब ही नहीं है। किसी की जो डेमोक्रेसी होगी, पूरे भारत की हो, पूरी दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी हो या लोकतंत्र हो, उन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं। तो अब हेडिंग बनाएंगे आप जनजातीय या आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह बेटे हिस्ट्री को सिर्फ एक बार पढ़ना होगा। एक बार पढ़ने के पश्चात कभी ज़िंदगी में कभी हिस्ट्री पढ़ने को देखना, सिर्फ रिवीजन करना होगा, और वो भी 5 मिनट के अंदर रिवीजन कर लोगे। समझे? यही प्रॉफिट होगा पढ़ने का। और जो मैं आपको बताऊंगा, बुक्स आप पढ़ तो लोगे, लेकिन 4 दिन के बाद भूल जाओगे। जो मैं आपको समझाऊंगा ना, उसमें आगे के भी फैक्ट छिपे होंगे। बुक कभी भी बोलकर आपको आगे की नहीं बतानी है क्या होने वाला, ये मुझे पता क्या होने वाला, इसका वर्तमान में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये भी बताऊँगा। बुक ये नहीं बोल कर बताने की कि पीछे पेपर में किस तरह का प्रश्न आया, ये हम बताएंगे। ये वीडियो का प्रॉफिट होगा। जनजातीय विद्रोह, तो जनजातीय विद्रोह या आदिवासी विद्रोह भी के नाम से जानते हैं सर। आप इसके अंदर लिखिए कौन कौन से कुछ विद्रोह पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे। एक कहते हैं चुआर का विद्रोह, चुआर का विद्रोह, ये जनजातीय विद्रोह था। एक जाति थी वहाँ की, चुआर बोलते थे, छत्तीसगढ़ में रहती थी जाति, जनजाति, उसे बोलते थे चुआर का विद्रोह। पढ़ेंगे इसे अच्छे तरीके से, बस आप नाम याद रखिए। दूसरा जो विद्रोह दिखाई देगा आपको वो होगा कोल विद्रोह।
कोल विद्रोह। तीसरा जो विद्रोह दिखाई देगा आपको वो होगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, संथाल भी जनजाति थी, ये आज भी है। कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। सैनिक विद्रोह तो अंग्रेजों के और सैनिकों के बीच ही होगा, सैनिक, समझे। चलिए बस आपको इतना ही देखना है भी। अब 10 राजा का विद्रोह हम साथ साथ आपको बताएंगे और कहानी को आगे ले चलते हैं। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि जो विद्रोह थे इनके लक्षण क्या थे। जो जन विद्रोह थे, जन विद्रोह कहिए आप इसे, है तो जन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब लोग, आम आदमी जिसे कहते हैं। जन विद्रोह, जन के द्वारा, जनता के द्वारा किया गया विद्रोह। जनता में कृषक वर्ग भी आ सकते हैं, नागरिक भी आएंगे, सैनिक भी आएंगे, आदिवासी लोग भी जनता के अंतर्गत ही आएंगे। तो याद रखिए ये जितने भी विद्रोह हैं ये जन विद्रोह हैं। ये जन विद्रोह किसके विरुद्ध हैं? ब्रिटिश के। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध। आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के पश्चात आपकी शब्दावली भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कल कुछ बच्चों ने आंसर लिखे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप A4 साइज की जो सीट होगी उसे यूज़ करिए। आप कक्षा 5 और 6 में तो नहीं पढ़ते, लेकिन आप इस तरह का जो हैंड पेपर यूज़ करेंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके आप एक प्लेन पेपर यूज़ कीजिए। अब आप 12th क्लास पास कर चुके हैं। आपकी कहानी बिल्कुल इसी तरह है। तो किस तरह, एक वो था पुलिस वाला, एक पुलिस वाला था। पुलिस वाले ने क्या किया, एक गरीब बूढ़ी महिला की मदद कर दी। एक गरीब बूढ़ी महिला की मदद कर दी। उसने कभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, मदद कर दी तो वो उसके गले रखकर रोने लगी क्योंकि उन्हें 7 दिन तक खाना नहीं खाया। समझे, आपकी कहानी इस तरह है। अच्छा, आपने क्वेश्चन तो लिख दिया, लेकिन A4 सीट साइज यूज़ नहीं की। क्यों? और वो भी प्लान पेपर वाली सीट यूज़ करनी चाहिए। आप वो तो बहुत आसान है उसमें लिखना, उसमें सीधा लिखोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, क्लीन भी दिखाई देगा। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मदद तो की उसने। कोरोना वायरस का जो प्रकोप होगा उसने उसकी मदद की। तो फिर क्या हुआ, मदद करते करते एक पॉइंट पाया गया, उस पुलिस वाले ने मदद तो कर दी, बहुत अच्छा काम किया। उस पुलिस वाले ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। समझे, तो ये प्रॉब्लम थी। आपकी भी यही प्रॉब्लम। नमस्ते। लक्षण क्या होंगे? देखो, प्रशासनिक लक्षण भी होंगे, कुछ आर्थिक लक्षण तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह किसानों का किस तरह शोषण हुआ। कुछ धार्मिक लक्षण भी होंगे। जनजातियों में हस्तक्षेप करना, ये धार्मिक लक्षण ही तो होगा। जो जनजातियों के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जनजातियों के अंतर्गत हस्तक्षेप करना, ये धार्मिक लक्षण ही तो होगा। तो कुछ धार्मिक लक्षण भी होंगे, प्रशासनिक लक्षण भी होंगे, फिर आर्थिक लक्षण भी होंगे। यही कारण होंगे इन जन विद्रोह के कारण होंगे, लक्षण होंगे जन विद्रोह के लक्षण कि क्या हो, किस लक्षण के द्वारा हुआ, ऐसा क्या कारण था कि जन विद्रोह हुआ। इन जन विद्रोह के जितने भी जन विद्रोह आपको दिखाई देंगे, सभी जन विद्रोह के यही कारण होंगे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, आपने देख लिया कि कौन कौन सा जन विद्रोह होगा, कौन कौन सा नागरिक विद्रोह होगा, कौन कौन सा कृषक विद्रोह होगा। अब मेरा पढ़ाने का एक जो तरीका होगा वो बहुत डिस्क्रिप्टिव होगा। मैं आपको थोड़ी कहानी बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपको साथ साथ क्वेश्चन बताकर चलूँगा। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, UPSC में आज तक भी इसमें कोई भी सवाल नहीं पूछा गया लेटेस्ट तरीकों लेकर, लेकिन PCS में इससे सवाल नहीं बचा। PCS में से सवाल नहीं बचा, तो याद रखिए ये PCS का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन आगामी परीक्षाओं के लिए ये UPSC के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर सिलेबस में बदलाव होता है तो। सन 1757 से लेकर 1947 तक के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी बड़ा पेपर होगा, छोटा पेपर होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे ये छोटे छोटे विद्रोह, अब ये छोटे छोटे जो विद्रोह आप पढ़ रहे हैं, ये विद्रोह एक बड़े विद्रोह का रूप लेने वाले हैं। उस विद्रोह को आप 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं। कल की ही क्लास में 1857 का विद्रोह होने के चांस हैं। चलिए, लेकिन अब आप काफ़ी अभी विद्रोह नहीं पढ़ाएंगे। अभी केवल आपको हेडिंग बनाई है कि इन विद्रोह की कुछ सामान्य विशेषताएं थी, उन विशेषताएं पता होनी चाहिए आपको
कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए किसी भी विद्रोह। ये कौन से विद्रोह होते हैं? जन विद्रोह। इनकी कुछ विशेषताएं मैंने कहा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, लिखने के पश्चात और जब पूरा पढ़ लेंगे तो तब बताइए कि कौन सा सवाल नहीं हो रहा, किस तरह का भी सवाल हो नहीं हो रहा हमें बताइए। हमने आपको छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के प्रश्न कराए हैं, पिछले वीडियो में भी कराए हैं। डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी आपको बताए हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह आप हैंडल कर सकते हैं प्रश्न को। हेडिंग बनाइए बच्चों। हेडिंग क्यों बनानी है? आप क्या पढ़ रहे हैं? जन विद्रोह। तो जन विद्रोह कुछ लक्षण भी होंगे, उन लक्षणों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने एक बुक से लिए हैं, कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, उससे लिए हैं, मैं किसी बुक में नहीं दिखा देंगे। तो आप काफ़ी हेडिंग बनाइए और इस तरह के जो प्रश्न होंगे आपको जो डिस्क्रिप्टिव लिखने का एग्जाम होगा उसमें काफ़ी मदद करने वाले हैं। जो मेरी शब्दावली होगी ना, जो मैं आपको जिस तरह बोलकर बताता हूँ, इस तरह लिखने से आपके अंदर भाषा का प्रभाव होगा। जब आपके अंदर भाषा का प्रभाव होगा तो तभी आप लिख पाएंगे। पहले आप समझिए, समझने के बाद अपनी भाषा लैंग्वेज अच्छी कीजिए, लैंग्वेज अच्छी करने के बाद उसे हाथ से उतारिए और उतारने के बाद फिर लिखिएगा, फिर देखिए क्या कैसा आता है। आप लिख तो रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, इतना भी बहुत है। अगली हेडिंग बनाइए सब बच्चे, अगली हेडिंग बनाएंगे। अगली हेडिंग बनाइए सब बच्चे, जन विद्रोह के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण कहते हैं, विशेषताएं कही हैं, विशेषताएं सही है, विशेषताएं। आप बताइए कि जो जन विद्रोह था, जन विद्रोह की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, आप याद रखिए, जितने भी आप जन विद्रोह आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, सभी जन विद्रोह की एक ही विशेषताएं होंगी। जितने भी जन विद्रोह होंगे वे हमेशा ब्रिटिश को केंद्र में रखकर होंगे, यानी वे ब्रिटिशों के विरुद्ध होंगे, ब्रिटिशों को केंद्र में रखकर वे विद्रोह किए जाएंगे। एक ही मकसद था कि ब्रिटिशों से मुक्ति, एक ही मकसद था। तो याद रखिए, पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। ये आपको पॉइंट मेंस में लिखने में बहुत काम आएंगे। मेंस आप समझ सकते हैं, मेंस में केवल मॉडर्न हिस्ट्री आती है और वो भी पेपर फर्स्ट में। मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सा सिलेबस फिट होगा। सिलेबस कभी भी 2 दिन या 4 दिन में पढ़ने में समझ में नहीं आता है। जब आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो अच्छे टीचर से पढ़ने के पश्चात आपको सिलेबस धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप वीडियो को बारी बारी से देखिए। वीडियो मेरे कुछ ही दिन खुले रहेंगे, आपको समय पर सूचना दी जाएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके अधिक मात्रा में वीडियो को देख लीजिए। कुछ ही दिन तक खुले रहेंगे, उसके पश्चात इन वीडियो को हाइड कर दिए जाएंगे, उसके बाद आप नहीं देख सकेंगे। क्योंकि मैं बड़ी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इनका भी दुरुपयोग हो, मेरे वीडियो का, मेरे द्वारा की गई मेहनत का दुरुपयोग हो, इसलिए मैं इन वीडियो को हाइड कर दूंगा। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे, जो छोटे वनडे एग्जाम के बच्चे होते हैं, उनकी समझ में नहीं आएंगे। उन्हें इतना टाइम में वेस्ट करते नहीं हैं, इतना टाइम उनके पास है नहीं, तो पढ़ना भी नहीं चाहते, बस एक पर्सन ढूंढते हैं, वो कभी उन्हें मिलने वाला नहीं और नौकरी उन्हें कभी मिलने वाली नहीं। समझे? तो आप प्लीज़ अपनी हालत ऐसी मत बनाइए। तो चीज़ को पहले शॉर्टकट में नहीं, डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़िए। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक कुछ नहीं होती। ट्रिक अगर आप ट्रिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए आप अपने ज्ञान को संकुचित कर रहे हैं। समझे? और कभी भी अपने ज्ञान को संकुचित कर एक बड़े एग्जाम को क्लियर नहीं किया जा सकता। समझे? आप ग्रुप डी तक का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं ट्रिक के जरिए, अब तो वो भी नहीं क्लियर होता। आप ट्रिकों के जरिए ग्रुप डी का भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। ट्रिकें आपके ज्ञान को संकुचित करती हैं। पहले चीज़ों को विस्तार से जानिए। जब विस्तार से जानने के पश्चात जब आप अपना ट्रिक खुद बनाना स्टार्ट कर दे तो याद रखिए तब आप कामयाब हो रहे हैं। जन विद्रोह के सामान्य विशेषताएं। नंबर एक ब्रिटिशों के विरुद्ध, ब्रिटिशों को केंद्र में रखकर प्रतिक्रियाएं की गई। आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा, आर्थिक शोषण। जन विद्रोह का विशेषता पढ़ रहे हैं। आर्थिक शोषण इसका मूल कारण था। नंबर 2 लिखिए, आर्थिक शोषण इसका मूल कारण था। नंबर तीन में लिखिए कि स्थानीय प्रकृति।
स्थानीय प्रकृति, स्थानीय प्रकृति, जितने भी आपको जन विद्रोह दिखाई देंगे सब में स्थानीय प्रकृति दिखाई देगी। स्थानीय प्रकृति, स्थानीय प्रकृति। और जब स्थानीय प्रकृति होगी तो उस विद्रोह को दबाना, यानी एक विद्रोह स्थानीय प्रकृति का होगा, लोकल एरिया से होगा, तो लोकल एरिया को दबाना ब्रिटिशों के लिए बहुत आसान होगा। वो जो विद्रोह होंगे, जितने भी विद्रोह होंगे, वे सभी विद्रोह सीमित स्तर पर होंगे। याद रखिए, पढ़िए, पहले समझिए चीज़ों को, मुझे ध्यान लगाकर सुनिए। जितने भी विद्रोह होंगे सीमित क्षेत्र तक होंगे, स्थानीय प्रकृति हैं, सीमित क्षेत्र में ही सीमित होंगे, जिसके कारण ब्रिटिशों को इन विद्रोह को दबाना बहुत आसान होगा। स्थानीय प्रकृति, सभी विद्रोह सीमित स्तर पर होंगे, सीमित स्तर पर होंगे, अर्थात ब्रैकेट में लिखिए, अर्थात ब्रिटिशों के द्वारा इनको दबाना बहुत आसान होगा। कहानी को आगे ले चलते हैं। और क्या, नंबर 4 पॉइंट में आप लिखिए कि जितने भी विद्रोह होंगे उनमें आपको हिंसा दिखाई देगी, परंतु डकैती नहीं दिखाई देगी। जितने भी विद्रोह होंगे आपको उनमें हिंसा दिखाई देगी, लेकिन डकैती नहीं दिखाई देगी। हिंसा थी, आप लिखिए नंबर 4, जितने विद्रोह होंगे, होने वाले पढ़ेंगे भी, हिंसा थी पर डकैती नहीं, हिंसा थी पर डकैती नहीं। आपको बताऊं, एक बुक है, उसका नाम है भारत का मुक्ति संग्राम, बुक का नाम है, भारत का मुक्ति संग्राम। वो लिखी है अयोध्या सिंह ने। पूरी किताब स्वतंत्रता संग्राम और जन विद्रोह पर लिखी गई है। जियो में मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये पॉइंट कुछ वहीं से लिए गए हैं, लेकिन 400-500 पन्नों की किताब आप लीजिएगा मत, उसको समस्या खड़ी हो जाएगी आपको। तो स्थानीय प्रकृति, यानी सभी जो विद्रोह होंगे सीमित स्तर पर दिखाई देंगे आपको। हिंसा थी पर डकैती नहीं थी, याद रखिए। अब बुक का नाम भी लिख लीजिए, अगर बुक का नाम कभी पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। नंबर 4 और 5, 5वें नंबर पर आपको जो दिखाई देगा, 5वें नंबर पर आपको कई जगहों पर अंधविश्वास भी दिखाई देगा। कई जगहों पर अंधविश्वास, जितने विद्रोह होंगे सब में आपको अंधविश्वास दिखाई देगा। अंधविश्वास समझते हैं आप, जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड का इलाका था, जो एरिया था या इलाका था, उस एरिया के अंदर जो औरत होती थी या लोग भूत प्रेत चुड़ैल टोटका इन पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो कई जगहों पर आपको अंधविश्वास दिखाई देगा। जैसे आप लिखिए, जैसे और नारियों के विरुद्ध तो दिखाई देगा। जो नारियां थी ना, उनके विरुद्ध अंधविश्वास जरूर दिखाई देगा। जैसे जो नारियां होती थी ना, उन्हें कहते थे ये चुड़ैल, ये भूत, ये प्रेत, इस तरह कहते थे। तो याद रखिए, क्यों लिखवा रहा हूँ मैं आपको ये पॉइंट, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ, अगर आप मेंस लिखने वाले आज या नहीं तो कल कभी भी इस तरह आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये पॉइंट काफ़ी मदद करने वाले, समझे, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ये भविष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। कई जगहों पर अंधविश्वास दिखाई देता है, जैसे, और वो भी किसके लिए, नारियों के लिए अंधविश्वास दिखाई देगा। नारियों को चुड़ैल, डायन, इस तरह भूत प्रेत इस तरह कहकर जलाकर मार दिया जाता था। अर्थात क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज था वो भी समाज पितृसत्तात्मक समाज था। यही तो पॉइंट सीखने की। आप जो शब्द लेकर आओगे वो कहाँ से लेकर आओगे, तो यहीं से लेकर आओगे। जब वीडियो देखोगे ना, तो वीडियो देखने के बाद पश्चात लिखोगे, उसके बाद नहीं। तो उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। सोच उस समय पितृसत्तात्मक थी, और ये आज भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, समझे। आपने सुना होगा कि जो लड़की औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, लड़की औरतें, मैं पहले भी नहीं निकलती, लॉकडाउन तो मैं तो निकलती नहीं, मैं पहले भी नहीं निकली थी, समझे। क्यों? क्योंकि सोच हमारी क्या पितृसत्तात्मक है। लेकिन यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं है।
अब आप पूछेंगे ऐसा वहाँ क्यों नहीं है, मैंने बताया था डेमोक्रेसी को धरातल पर पहुँचने में काफ़ी समय लग जा। पढ़ो मेरे पॉलिटिकल की वीडियो, पता लग जाएगा आपको। पढ़ो लोकल गवर्नमेंट, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है ना, तो बार बार वीडियो देखने चाहिए। तो अभी जो हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी ना वो पूरी तरह धरातल पर नहीं आई। जैसे डेमोक्रेसी पूरी तरह धरातल पर पहुँच जाएगी ना, तो याद रखना कोई भी अधिकारी किसी भी वीआईपी कल्चर में नहीं घूमेगा, समझे। जब डेमोक्रेसी धीरे धीरे धरातल पर पहुँच जाएगी ना, आज भी यही कमी हमारे यहाँ, किसी चीज़ की कमी तो है, तो वो कौन है, जागरूकता की कमी, सही अवेयरनेस नहीं है, समझिए। और क्या है जन विद्रोह की सामान्य विशेषताएं, ये तो प्रश्न पूछा यूपीएससी, ऐसा प्रश्न नहीं पूछता। सभी विद्रोह की चर्चा कीजिए, कौन सा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह क्या होगा, संथाली विद्रोह क्या होगा, मुंडा विद्रोह क्या होगा, खासी विद्रोह क्या होगा, ये नहीं पूछने का यूपीएससी। यूपीएससी और पीसीएस इस तरह के प्रश्न नहीं पूछता। जन विद्रोह की सामान्य विशेषताएं बताइए, और जन विद्रोह की सामान्य विशेषताएं पूरी किताबों में नहीं है, तो फिर आप कहाँ से लिखने वाले, तो यही तो लिखना पड़ेगा। जब तक आप अपना आईक्यू नहीं चलानेंगे ना, तो फिर कुछ नहीं होनेगा, अपना तो यूज करना ही पड़ेगा। जितने भी जन विद्रोह हुए आप नोट कर सकते हैं, नोट कॉपी में नोट बनाओ। सभी जन विद्रोह हुए। जन विद्रोह आप समझ रहे होंगे, चाहे वो नागरिक विद्रोह हो, कृषक विद्रोह हो, या फिर हमारा कृषक विद्रोह के बाद आपका सैनिक विद्रोह हो, या फिर आदिवासी विद्रोह हो, कोई सा भी विद्रोह हो, जितने भी आप, अर्थात जन विद्रोह, सभी जन विद्रोह औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिक्रिया कह सकते हैं आप। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का प्रारंभिक प्रयास भी कह सकते हैं, समझे। मेंस में लिखने में काम आ सकती है लाइन ये, समझे। सभी जन विद्रोह को, अर्थात सभी जन विद्रोह को औपनिवेशिक सत्ता से भारत में औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का प्रारंभिक प्रयास कहा जा सकता है। पहला प्रयास था, समझे। और आपको बताऊं, चलिए और सुनो कहानी। इसके बाद 1857 के बाद जितने भी, जब महात्मा गांधी आ जाएंगे ना, जब महात्मा गांधी आएंगे, महात्मा गांधी आने के पश्चात जो आंदोलन होंगे, वे आंदोलन 1857 के बाद वे आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ये जो छोटे छोटे विद्रोह हो रहे हैं ना, ये विद्रोह का जो तत्कालिक परिणाम निकल कर आएगा वो आंदोलन के अंदर दिखाई देगा आपको। इन्होंने ये छोटे छोटे विद्रोह हुए, इन छोटे छोटे विद्रोह ने उस बड़े जो आंदोलन उस प्रेरणा दी और सीख दी। और कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं, अगर उन्होंने मोटिव नहीं किया, बड़े आंदोलनों को मोटिव नहीं किया, प्रेरित नहीं किया, तो फिर एक काम तो किया ही किया उन्होंने, ब्रिटिशों को कमज़ोर तो किया। और जैसे ब्रिटिश कमज़ोर होंगे, है नहीं, तो राष्ट्रीय आंदोलन चरम पर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इनकी भूमिका कह सकते हैं। चीज़ों को पढ़ो, समझो पहले, यूनिया फैक्ट रखते काम। कितने फैक्ट रख सकते हैं आप, मैं आपको हज़ारों फैक्ट बता दूंगा। काम फैक्ट्स का नहीं होगा, तथ्यों की जरूरत नहीं है, जरूरत है कॉन्सेप्ट की। चीज़ों को समझो पहले। तो जितने भी विद्रोह होंगे, चाहे जन विद्रोह होंगे, सभी जन विद्रोह का एक अल्टीमेट गोल था क्या, औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का। आप इसे पहला प्रयास भी कह सकते हैं। पहला प्रयास कहने के पश्चात जन विद्रोह ने जो औपनिवेशिक सत्ता थी, औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर किया। और जो औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर करेगी ना, जो भी अपने औपनिवेशिक सत्ता को कमजोर करेगी, ब्रिटिशों को कमजोर करने की कोशिश करेगी, याद रखना वो राष्ट्रीय आंदोलन चरण में पहुंचता दिखाई देगा आपको। आप ऐसे कह सकते हैं। तो किस तरह जन विद्रोह ने, किस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ कि किस तरह छोटे छोटे जन विद्रोह जो हुए थे, जन विद्रोह की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या सहभागिता, कहाँ तक जन विद्रोह की राष्ट्रीय आंदोलन में कहाँ तक सहभागिता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। 250 शब्दों में समझाना होगा आपको, बताओ क्या समझाओगे, समझे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बताया मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे पूरा माइंड खोल दूंगा आपका, समझिए क्या पूछा जा सकता, क्या पूछा गया। और तो आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और पूरा का जो पढ़ने का तरीका होगा, पढ़ने का तरीका कैसा होगा, अप्रोच क्या होगा कि हम पढ़ने वाले किस तरह, जो हम पढ़ने वाले जितने विद्रोह, अभी तो आंदोलन थोड़ा ही पढ़ाए हमने आपको, जितने विद्रोह पढ़ाए नहीं, विद्रोह के बारे में अभी कॉन्सेप्चुअल बातें होती है। कॉन्सेप्चुअल बातें ही बहुत जड़ है इनकी, ज़्यादा ना फैक्ट रट का काम नहीं चलता, तथ्य रट ला। हिस्ट्री के बच्चों की कलाकारी हो, वे तथ्य याद करने की, ये आंदोलन किसने किया, ये किसने किया, इसका सन क्या, बस फिर तो हो लिया काम। तरीके आप पकड़ना नहीं चाहते। चलिए अब जन विद्रोह के लक्षण, जन विद्रोह के
जो पढ़ने का अप्रोच होगा, जो जन विद्रोह हो ना, जितने विद्रोह हम पढ़ने वाले हैं, जन विद्रोह, जन विद्रोह, ये हमारा तरीका आपको किताब में लिखा हुआ। जन विद्रोह में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, याद रखना, सबसे पहले अगर कोई चीज़ पढ़ने वाले जन विद्रोह, जन विद्रोह में सबसे पहले ये पढ़ेंगे, और याद रखना जन विद्रोह में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस जन विद्रोह के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक मतलब नेतृत्व करता, किसने इसका नेतृत्व किया, नेतृत्व करता कि किसने इसका नेतृत्व किया। कोई भी आंदोलन हो उसका एक नेता होगा, कोई भी आंदोलन हो, कभी भी कहीं भी कोई भी आंदोलन हो तो याद रखना उसका एक नेता होगा। जैसे जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे यहाँ का 1915 के बाद जो आंदोलन दिखा देता है, चंपारण असहयोग आंदोलन, इसके नेता कौन थे, महात्मा गांधी। तो इस तरह जो छोटे छोटे विद्रोह होंगे उनके भी एक नेता होंगे, उस नेता को हम नेतृत्वकर्ता बोलते हैं। जो नेतृत्वकर्ता होगा, तो प्रत्येक विद्रोह में कोई सा भी विद्रोह, कृषक विद्रोह हो या फिर हमारा सैनिक विद्रोह हो, या फिर हमारा सैनिक विद्रोह ना हो तो फिर हमारा जनजातीय विद्रोह, या फिर हमारा नागरिक विद्रोह, कोई सा भी विद्रोह, सभी विद्रोह के अंतर्गत आपको एक नेतृत्वकर्ता दिखाई देगा। उस नेतृत्वकर्ता को नेता या फिर उसका आंदोलन का, आप उस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता या नेता कह सकते हैं। चलिए, विद्रोह ना, नेतृत्वकर्ता को पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको। जितने जैसे मैं आपको बहवी आंदोलन पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए उसका नेतृत्वकर्ता कौन था। मैं आपको संथाली वो आंदोलन पढ़ा रहा हूँ, संथाली विद्रोह पढ़ा रहा हूँ, संथाली विद्रोह का आपको नेता पता होना चाहिए कि कौन था, किसने इसका नेतृत्व किया था। और क्या पढ़ने वाले कि जो जन विद्रोह होता है वो कौन से क्षेत्र में हुआ, क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। इससे लेकर पेपर में सवाल पूछाते हैं, यहीं से सवाल पूछाते हैं। सन महत्वपूर्ण नहीं है, और सन को याद भी नहीं करना आपको। सन को लेकर इतिहासकारों के बीच में आज भी मतभेद, समझ गए कि कौन सा विद्रोह किस टाइम हुआ, क्योंकि विद्रोह सीमित स्तर पर थे, छोटे स्तर पर, रीजनल क्षेत्र पर थे। समझिए, रीजनल क्षेत्र पर जो होगा उनका इतिहास में हमेशा मतभेद दिखाई देगा आपको। क्षेत्र कि कौन से क्षेत्र में विद्रोह हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और क्या पढ़ने की आवश्यकता, और ये पढ़ने की आवश्यकता कि उसका कारण क्या होगा। प्रत्येक विद्रोह का एक कारण होगा, प्रत्येक विद्रोह का उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे। उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा कि औपनिवेशिकता से मुक्ति चाहिए, है ना। कुछ अलग अलग उद्देश्य भी होंगे अलग अलग विद्रोह के। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको पॉइंट बताया। एक पॉइंट और, क्या कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी भी हो सकती है, किसी ने कुछ कमेंट किया हो, कोई हमारा नेतृत्व करता हो या नेता हो, किसी विद्रोह का कोई नेता हो, कभी कभी कोई कमेंट कर देते हैं, किसी विद्रोह कोई नेता को कमेंट करते थे। जैसे महात्मा गांधी किसी आंदोलन में जाते थे, आंदोलन के नेतृत्वकर्ता होते थे, तो वहाँ जाकर ना भाषण देते थे, तो एक अच्छा कमेंट कर देते थे। तो कमेंट भी हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। इस तरह इन विद्रोह के अंतर्गत भी कुछ छोटे छोटे कमेंट आते हैं, कमेंट भी आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, मेंस में काम आ सकते हैं। नेतृत्वकर्ता, क्षेत्र और कारण, और समझे ना। जन विद्रोह के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, किसने इसका नेतृत्व किया, इसका क्षेत्र क्या हुआ, क्षेत्र कहाँ होगा, ये जन विद्रोह कहाँ फैल रहा था, है ना। उसके बाद जो कारण के बाद जो आपको दिखाई देगा टिप्पणी, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी दिखा देंगे। ये हमारा पढ़ने का अप्रोच होगा। स्टार्ट करें, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज वो पहला नंबर एक आप हेडिंग डालिए, नंबर 1 डालिए सन्यासी विद्रोह। नंबर 1 बड़े वाला ये लिखिएगा, नंबर 1 सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। पहली बात, कुछ इतिहासकार इसे, मैंने आपको अभी चार्ट बनवाया था, ये नागरिक विद्रोह भी है, कृषक विद्रोह, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, किताब इसे लिखती है कि नागरिक विद्रोह, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ये सन्यासी विद्रोह, नागरिक विद्रोह। सन कतई नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी किसी का भी सन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन को लेकर मतभेद है और आज भी है, और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं लिखवाऊंगा जरूर, ठीक है, लेकिन आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म भी नहीं पूछने वाला, समझ गए, कर्म भी नहीं पूछने वाला। सन्यासी विद्रोह, बस सन्यासी विद्रोह के बारे में आप क्या जान सकते हैं, 2-4 फैक्ट्स है, नेतृत्वकर्ता उसके किसने कौन से क्षेत्र में, ही जानने को आवश्यकता, और कुछ जानने को आवश्यकता नहीं है। सन्यासी विद्रोह जो दिखाई देगा, हाँ बात कर रहे थे किसकी, सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह, आप ये बताओ, सन्यासी विद्रोह नागरिक विद्रोह की फिर कृषक विद्रोह। किताब में लिखा हुआ कि नागरिक विद्रोह, लेकिन मैं कहूँगा ये नागरिक विद्रोह नहीं था, ये कृषक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था, कृषक विद्रोह। चलिए पहले आप सन्यासी विद्रोह के ब्रैकेट में लिखिए, जो विद्रोह दिखाई देगा आपको बच्चों, जो विद्रोह होगा इस तरह का, जो विद्रोह दिखाई देगा आपको, ये विद्रोह दिखाई देगा आपको 1763 से लेकर 1763 से लेकर आपको तो पता ही लग गया होगा कि 1760 में क्या हुआ था, 1757 के बाद प्लासी का युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, 1770 में किस तरह भयंकर अकाल पड़ने वाला था, उस टाइम भी विद्रोह हुआ था एक। बताओ 1700 जब अकाल पड़ रहा था तो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह था, ये विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलता दिखाई देगा आपको, 1763 से लेकर
सन 1800 तक ये विद्रोह चलता दिखाई देगा। मैंने कहा सन को लेकर मतभेद रहेगा, 1820 भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, सन कतई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो क्या है, सबसे पहले ये विद्रोह तो हुआ, सन्यासी विद्रोह क्यों नाम दिया गया ये भी महत्वपूर्ण होगा, कि उसके बाद फिर ये विद्रोह कौन सा विद्रोह, कि कर्षक विद्रोह। किताब में क्या लिखा हुआ, नागरिक विद्रोह, फिर आप क्या लगाओगे कि कर्षक विद्रोह, समझे। तो सन्यासी विद्रोह, जो सन्यासी विद्रोह होगा, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 तक दिखाई देगा। सन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्षेत्र कि जो सन्यासी विद्रोह था ये कहाँ हुआ। अब आप अंदाजा लगाओ 1760 में ये जो क्षेत्र था, खुद ही अपनी आइडियोलॉजी लगाओ कि 1763 ईस्वी में 1760, 63 और 70 का समय था, ब्रिटिश सत्ता उस टाइम है थी कहाँ, आप अंदाजा लगाओ, आप कहोगे बंगाल में। तो बच्चों ये जो विद्रोह हुआ ना, संथाली विद्रोह, ये भी बंगाल के अंदर ही हुआ, क्योंकि ब्रिटिश हो गई जो प्रथम प्रतिक्रिया थी ना वो बंगाल के अंदर दिखाई दी। उन्होंने सब पहली कोठी में वहीं लगी थी बंगाल के अंदर ही, है नहीं। इतना कॉमन सेंस आपका कहता होगा कि विद्रोह कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले ये विद्रोह कहाँ होना चाहिए, 1763 और 1800 समय दिखाई दे रहा है, तो इसका जो क्षेत्र होना चाहिए, इसका केंद्र होना चाहिए कहाँ से, बंगाल के अंदर। बाद में जाकर जब मैं आपको सारे विद्रोह पढ़ाऊंगा ना, सारे विद्रोह, एक भारत का बड़े वाला मैप बनाना, बड़ा मैप बनाकर ना जितने भी विद्रोह होंगे उसका तीर का चिन्ह खींच कर लिख देना है सन्यासी विद्रोह, इस तरह सन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सन्यासी विद्रोह कौन से क्षेत्र में था आइए जान लेते हैं। तो ये कहाँ था, बंगाल और बिहार। पहली बात हम लिखने वाले क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ था, अब क्षेत्र समझ गए आप, सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था, केंद्र कहाँ था इसका, तो बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार। सन्यासी विद्रोह का जो हमारा काल दिखा देगा कौन सा, कहाँ था, क्षेत्र बंगाल और बिहार। चलिए बंगाल और बिहार, और कौन, कारण क्या था इसका, इसका कारण क्या था, मैंने बताया था अभी, जब हम कोई भी विद्रोह पढ़ने वाले हैं ना तो उसका कारण नहीं पढ़ेंगे, पहले उसका क्षेत्र पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ने के पश्चात उसका पढ़ेंगे इसका कारण क्या था। तो हर चीज़ का एक कारण होगा, इस विद्रोह का भी एक कारण था, मूलतः कर्षक विद्रोह, आप इसे कह सकते हैं कारण इसका मूलतः कर्षक विद्रोह। मूलतः आप देखो कर्षक का शोषण हुआ था, कर्षक विद्रोह, कर्षक विद्रोह। एनसीईआरटी किताबों ने से गलत लिख दिया, जो एनसीईआरटी की किताबें लिखा देंगे उसमें लिखा हुआ कि नागरिक विद्रोह था, ठीक है। तो इट इज़ डिनाई, आप इसे डिनाई कर सकते हैं, आप इसे मना कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे सर, एक कर्षक विद्रोह कहेंगे। ये मूलतः कर्षक विद्रोह था, जड़ से ये कर्षक विद्रोह रहा है, शुरू से स्टार्टिंग तो इसलिए कहा मूलतः कर्षक विद्रोह था। अच्छा, तो फिर सन्यासी विद्रोह किसने कहा सर, आइए जानते हैं सन्यासी विद्रोह किसने कहा सर। सन्यासी विद्रोह कहा सर, सन्यासी विद्रोह कहा सर वारन हेस्टिंग ने। सन्यासी विद्रोह पूछा जा सकता, सन्यासी विद्रोह किसने कहा, वारन हेस्टिंग। किसने कहा, वारन हेस्टिंग ने। क्या कहा, सन्यासी विद्रोह। और किसने कहा, अपना नाम सुना होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था, 1882 बाद में जाकर प्रकाशित हुआ, 4 बार संशोधन हो चुका उसमें अब तक। उसमें वंदे मातरम का नाम सुना होगा, वंदे मातरम इस तरह दिखा। चलिए, तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ लिखा एक उपन्यास, इस उपन्यास के अंदर जो सन्यासी विद्रोह था उसका जिक्र किया, और इस सन्यासी विद्रोह उन्होंने भी इस विद्रोह को एक सन्यासी विद्रोह नाम दिया। आनंद मठ में भी यही लिखा हुआ, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें वंदे मातरम में जो वो भी संकलित है इसके अंदर दिखाई देगा आपको। चलिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, इसके द्वारा भी जो आनंद मठ होगा यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भी इसे सन्यासी विद्रोह कहा गया। सन्यासी विद्रोह क्या कहा गया बच्चों, सन्यासी विद्रोह। और जो आनंद मठी बनाया गया ना पूरा उपन्यास, उस विद्रोह को लेके बनाया गया है।
जो आनंद मठ बनाया गया पूरा का पूरा वो इसी विद्रोह को लेकर बनाया गया, समझे। इतने फैक्ट्स आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सन्यासी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना मैं उसके ऊपर SN लिखवाऊंगा, SN लिख देना, ये इंपॉर्टेंट होगा। पूछा क्या जा सकता, कौन से क्षेत्र में था, कौन से क्षेत्र में था, तो बंगाल और बिहार के अंतर्गत था। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके, जो नेतृत्वकर्ता थे, किसने इसका नेतृत्व किया, आइए उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। इसका नेतृत्व किसने किया, समझे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे कौन थे, आइए इसके बारे में जानते हैं। मजूम शाह, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम था मजूम शाह। मजूम शाह, मजूम शाह, बुक से ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। मजूम शाह, चिराग अली शाह, चिराग अली शाह, अली शाह, भवानी पाठक, भवानी पाठक, भवानी पाठक, ये दिखाई देंगे आपको सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत, ये व्यक्ति दिखाई देंगे। इतने फैक्ट्स आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी, इतने ही फैक्ट्स, इतने इससे ज़्यादा पता नहीं तो फैक्ट्स के पीछे मत भागना, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना। अच्छा, सन्यासी विद्रोह था, चलो ज़्यादा चर्चा नहीं करता अभी। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में इतने फैक्ट्स आपको पता होने ज़्यादा जरूरी है। सन्यासी विद्रोह किसने कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। आनंद मठ है जो आनंद मठ, वो भी सन्यासी विद्रोह को लेकर बनाया गया, समझे। उसके अंदर भी क्या संकल्प किसने बनाया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो कौन सी भाषा में बताएं, बंगाली भाषा में बताएं, क्योंकि बंगाल के अंदर तो बंगाली भाषा में ही होगा जो आनंद मठ होगा। अच्छा चलो, आनंद मठ किसने लिखा है बताओ। अब आप कहोगे आनंद मठ लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उनकी एक आधी रचना और बताओ, नोट कर लो साथ साथ में। सीताराम, क्या देवी चौथ भी उन्होंने लिखा। सीताराम और देवी चौथ किसके द्वारा लिखा गया, ये भी आनंद मठ के द्वारा ही उसकी सॉरी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, समझे। आप लिख सकते हैं, पेपर पूछे जाते हैं इसकी अन्य रचनाएं क्या होती है। और क्या, और क्या, इतना ही बहुत, इतना ही बहुत है। तो आप पढ़ने का अप्रोच पता लग गया होगा। अब आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी चर्चाएं करूंगा। आइए मैं चर्चाएं कर देता हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इस तरह के विद्रोह नहीं पढ़ाए गए, और इतने डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ाई नहीं गए, और कहीं तो है ही नहीं है ना। तो देखना, सर्च करके देखना, कहीं नहीं मिलने वाले आप, समझिए। सर्च करना, घर जाकर सर्च करना, कहीं भी नहीं है इतने। मैंने बताया वीडियो कुछ ही दिन तक खुले रहेंगे, तब तक मॉडर्न हिस्ट्री को हाथों होनी चाहिए आपके। कुछ भी पूछ लो आपको, कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, कब कब, इस तरह का आंदोलन। ये आंदोलन ज़्यादा याद भी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन आंदोलन तक क्या सीखने को मिला वो याद रखने की जरूरत है। जब तक इन पर सोचने के नहीं तब तक कुछ नहीं होने का, है नहीं। पढ़ने का मतलब वो असली मकसद कि अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में बदलाव लेके आना। सेकंड जो आपको आंदोलन दिखाई देगा, बी हेडिंग बनाओ, चोआर का आंदोलन। चोआर आंदोलन है विद्रोह को, विद्रोह, चोआर आंदोलन। तो हमने बताया ये भी कहाँ था, इसका सन लिखो पहले। सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम दोबारा फिर बता रहे हैं आपको, सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सन 1766 से लेकर 72 तक दिखाई देगा आपको, ये 72 ईस्वी तक, 1766 से लेकर 72 ईस्वी तक। इसका जो केंद्र था या क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में था, क्षेत्र बंगाल और बिहार। याद रखना, वो पर्सन कंफ्यूज करता था निम्नलिखित में से कौन कौन से आंदोलन बंगाल और बिहार में थे। एक पर्सन कितना अच्छा, तो पिछले वाला जो पढ़ाया सन्यासी विद्रोह वो भी बंगाल और बिहार के अंतर्गत था। ये जो चोआर विद्रोह ये भी बंगाल और बिहार के अंतर्गत था, है नहीं। वो जो पिछले वाला आंदोलन पढ़ाया वो कृषक आंदोलन था। ये जो आंदोलन दिखाई देगा ना आपको, ये जनजातीय आंदोलन है, लेकिन किताबों में से अलग अलग तरीके से लिखा गया। जो मैं बताऊँ वो मानना, समझे। ये आंदोलन दिखाई देगा आपको, ये जनजातीय आंदोलन होगा। चोआर विद्रोह 1766 से लेकर 1772, क्षेत्र कांस का बंगाल और बिहार दिखाई देगा। और क्या, और क्या, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्यों हुआ है, कारण देखो।
जो जनजाति रहा करती थी ना, अलग आपको तो पता, दक्षिण भारत में अनेक प्रकार की छोटी छोटी जनजातियाँ, प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर अनेक प्रकार की छोटी छोटी जनजातियाँ आपको दिखाई देगी। उनकी ज़मीनें छीन कर ना, पुश्तैनी ज़मीनें छीन कर जमींदारों को दे दी गई, जमींदारों को दे दी गई। यही कारण था ये विद्रोह हुआ। कौन सा? चौवार का विद्रोह हुआ बंगाल और बिहार के अंतर्गत। जो छोटी छोटी ज़मीनें थी, बंगाल और बिहार के अंदर भी कुछ छोटी छोटी जनजातियाँ रहा करती थी, उसके अंदर प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर भी दिखाई देंगे इस तरह के जो विद्रोह, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंदर भी दिखाई देंगे आपको ये विद्रोह। समझ गए? तो कारण था इसका कि वहाँ की जो ज़मीनें थी ना छीन कर, यानी जो पुश्तैनी ज़मीनें थी छीन कर किसे दे दी गई? पुश्तैनी ज़मीनें जो कई साल तो उनके पास ही गिरवी थी, उनकी खुद की ज़मीन थी, छीन कर किसे दे दी गई? वे दे दी गई जमींदारों को। चलिए, पुश्तैनी कारण, पुश्तैनी ज़मीनों को छीनकर जमींदारों को दे दिया गया। समय लगेगा लेकिन बेटे पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल, तो याद रखना किसे दे दिया गया। अब और क्या पढ़ते हैं इसके बारे में? अक्षेत्र पढ़ लिया, कारण पढ़ लिया। अब हेडिंग बनाओ नेतृत्व करता। ये पूछे पेपर में, याद रखना किसने इसका नेतृत्व किया। जो नेतृत्व करता, बड़ा अजीब सा नाम दिखाई देगा, उसका नाम है दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह का नाम आपको पता होना चाहिए। इस पर एक पुस्तक भी लिखी हुई, एक पुस्तक भी लिखी हुई। पुस्तक का नाम लिखो, चौवार रियलवोशन किसने लिखी? जीसी प्राइस ने लिखी। जीसी प्राइस पुस्तक के नाम आपको बता, पेपर पूछे जाते हैं, एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, 4 पुस्तक लिख का नहीं लिख दो कौन कौन से किसी ने पुस्तक लिखी है, मैचिंग करने को दे देगा। समझे? तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो बहुत ज़रूरी है। और क्या, इसके बारे में इतना ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ही विद्रोह की चर्चा करूंगा। सारे विद्रोह मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ता हूँ। जितने भी विद्रोह होंगे आप पढ़ेंगे, अब आपके समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी न्यू रख दी। किस तरह पढ़ना, कारण क्या क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। संगति महत्वपूर्ण नहीं है। कारण, अक्षेत्र, कारण जो होगा अक्षेत्र होगा, नेतृत्व करता है, इनका नाम पढ़ना जरूरी है। आप खुद से पढ़ने वाले हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। आपसे मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ, आप खुद से पढ़ सकते हैं। कुछ विद्रोह की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। और क्या, नंबर 3 हेडिंग बनाओ, नंबर 3 उसका नाम है फतेह शाही का विद्रोह। नंबर सी, फतेह शाही का विद्रोह। फतेह शाही का विद्रोह, फतेह शाही का विद्रोह। तो जो फतेह शाही का विद्रोह था, इसका जो सन दिखाई देगा आपको, सन तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कारण वही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कर वसूलना। और क्या, और जानते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? फतेह शाही का विद्रोह, नाम ही फतेह शाही का विद्रोह। तो जिसके नेतृत्व करता थे ना, वे फतेह शाही थे। जिसके नेतृत्व करता थे वे कौन थे? फतेह शाही। फतेह शाही का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? फतेह शाही के द्वारा किया। सन महत्वपूर्ण नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कर वसूल लगाया अधिक मात्रा में। 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है। फतेह शाही ने ना 2 ठेकेदारों जो कर वसूलते थे, उन 2 ठेकेदारों के वो, एक तो गोविंद राम नाम मिलता है। गोविंद राम और बसंत शाही 2 ठेकेदारों की हत्या कर दी थी फतेह शाही ने। इस विद्रोह को फतेह शाही के विद्रोह के नाम से जानते हैं। चलिए, आप इसे नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। कारण, उसके बाद इसके अंदर नोट लिख लो, इसके अंदर ही नोट लिख लो, उसमें लिख दो फतेह शाही के द्वारा ठेकेदार गोविंद राम और बसंत शाही की हत्या कर दी गई। गोविंद राम और बसंत शाही की हत्या कर दी गई। चलिए, कितने विद्रोह हुए? 3 विद्रोह। वो भी कौन से विद्रोह? जन विद्रोह नाम देना है ना। जन विद्रोह के अंतर्गत सब इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे नागरिक हो, चाहे आपका सैनिक हो विद्रोह, चाहे आपका आदिवासी विद्रोह, कोई सा भी विद्रोह हो, चाहे आपका या फिर कृषक विद्रोह, कोई सा भी विद्रोह नाम देना जन विद्रोह। सी के बाद आपको जो पॉइंट दिखाई देगा डी पॉइंट,
डी पॉइंट, तो डी पॉइंट पे चलिए, डी पॉइंट पे आप हेडिंग बनाइए रंगपुर के किसानों का विद्रोह, या रंगपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। रंगपुर के किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, रंगपुर के किसानों का विद्रोह, ये हुआ 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी। रंगपुर के किसानों का विद्रोह कब हुआ? 1783 ईस्वी में हुआ। किसके? रंगपुर के किसानों का विद्रोह। चलिए इसके बारे में और क्या जानने की आवश्यकता, कहाँ हुआ? अक्षेत्री बहुत ज़्यादा जरूरी, अक्षेत्र, ये हुआ बंगाल में, बंगाल। रंगपुर के किसानों का विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। अब तक देखिए बंगाल और बिहार, अब तक जो भी आए बंगाल और बिहार, जब भी कोई दक्षिण भारत का विद्रोह आने वाला है ना, और जब किसी विद्रोह में कोई भी महिला जुड़ जाएगी, याद रखना उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए, है ना। और दक्षिण भारत का कोई भी विद्रोह होगा वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, याद रखना। एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, समझेंगे। एग्जाम छोटा हुआ तो उत्तर भारत के विद्रोह पूछे जाएंगे, एग्जाम बड़ा हुआ तो दक्षिण भारत के विद्रोह पूछे जाएंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के नाम भी बहुत खतरनाक हो। सिविल सर्वेंट ऐसे नहीं बना जाता, बहुत धैर्यशीलता होती है उसके अंदर। धैर्यशीलता समझते हो? कितना पेशेंस रखना होता है उन लोगों को, आप समझ सकते होंगे कितना पेशेंस होगा, कितना सहन करना पड़ता होगा उन्हें, है ना। जब देखो वीडियो 1-1.5-2 घंटा की वीडियो की बहुत ही कम लोग देख पाते होंगे, 40-50 लोग देख पाते होंगे। 1-1.5 घंटा की वीडियो सब वो बोरिंग कर देने वाला हो, है ना। लेकिन जिसके अंदर 1-1.5 घंटा वीडियो देखने की क्षमता है ना, और अच्छा लग रहा हो, याद रखना वो बड़े एग्जाम के लिए बना। मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, वो हमेशा बड़े एग्जाम के लिए बना, है नहीं। उसकी अच्छी जॉब उसका इंतजार कर रही, समझे। उसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी दिखाई देगी। रंगपुर के किसानों का विद्रोह कहाँ था? इसका केंद्र कहाँ था? बंगाल के अंदर दिखाई देगा, इसका बंगाल के अंदर केंद्र दिखाई देगा। और चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कारण रंगपुर के किसानों का विद्रोह कारण, एक वहाँ व्यक्ति था, उसका नाम था देवी सिंह। कौन? देवी सिंह। तो देवी सिंह ने ना ये विद्रोह किया। देवी सिंह छोटा किसान था। देवी सिंह किसानी जमींदार कौन सा? जमींदार देवी सिंह का विद्रोह। देवी सिंह का विद्रोह किसके खिलाफ था? ब्रिटिशों के। जमींदार होगा, इसने जमींदार ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ। क्या कर दिया? विद्रोह जमींदार ने। तो वही जो विद्रोह था उसने बड़ा रूप ले लिया, और रंगपुर के सारे किसान, जितने भी किसान थे, सब उसमें इंक्लूड हो गए, सारे सम्मिलित हो गए। तो उस जिस नाम से जाना गया उस नाम को कहते हैं रंगपुर के किसानों का विद्रोह, या रंगपुर विद्रोह के नाम से जानते हैं। किसानों का विद्रोह था 1783 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1783 ईस्वी में। चलिए अभी आप ये भी कह सकते हैं, पेपर में सीधा सवाल पूछा जा सकता, ऐसा सवाल मेंस का। 18वीं सदी के, देखो अभी 1783 चल रहा, 18वीं सदी के कुछ प्रमुख, 18वीं सदी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, 18वीं सदी के कुछ प्रमुख जन विद्रोह की चर्चा कीजिए या उन पर प्रकाश डालिए, समझे। अच्छा ये तो पीसीएस का, फिर यूपीएससी का प्रश्न। 18वीं सदी के कुछ प्रमुख विद्रोह की चर्चा करते हुए, कुछ प्रमुख जन विद्रोह की चर्चा करते हुए, यूपीएससी का प्रश्न सुन लो, आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा। यूपीएससी का प्रश्न इस तरह का होगा, 18वीं सदी के कुछ प्रमुख जन विद्रोह की चर्चा करते हुए बताइए कि उन्होंने किस तरह की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं सदी के पूछा सिर्फ, दुनिया की 19वीं सदी में उठाकर लिख दिए, जो 1882 में हुए, 87 में हुए भी उठाकर लिख दिए, समझे। तो पर्सन को थोड़ा अप्रोच तो पढ़ना होगा, एक चीज़ चेको समझे होंगे आप। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान कर नहीं सकता, याद रखना, समझे। कोई भी काम हो, चाहे वो कितना भी छोटा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, इंसान सब कर सकता। और जितने भी बड़े बड़े काम दिखाई दे रहे हैं आप, है नहीं, जिस पंखे के नीचे बैठ कर आप हवा खा रहे हो वो इंसान ने बनाया, है ना। जिस आप अंधेरे में बैठ कर प्रकाश परिवर्तित करते हो वो इंसान के द्वारा ही बनाई गई,
जिस एरोप्लेन में बैठ कर आप उड़ सकते हैं वो भी इंसान के द्वारा ही बनाया गया है, समझे। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। जब आप एक बार ठान लोगे ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता। 2 साल आपको तैयारी करने में बीत जाएंगे, 2 से 3 साल बीत जाएंगे आपको, तो 1 साल तो सिलेबस समझने में बीत जाएगा आप, समझिए। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो कम समय से समझ में आएगा, कम समय ही। जब मैं आपको 60 वीडियो पढ़ा दूंगा ना, 60 वीडियो के बाद आप कभी भी जॉब की तरफ को देखने के लिए, अगर लगातार वीडियो देखते रहोगे तो। क्यों? दुनिया में हम सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चाह कभी अंदर की विचारधारा नहीं बदल सकते। और जो इंसान विचारधारा बदल देगा ना, जो भी इंसान विचारधारा बदलने में सक्षम होगा, वो इंसान नहीं भगवान का दर्जा दिया जाना चाहिए उसे। मैं अपने आपको भगवान नहीं मानना हूँ, समझे, भगवान नहीं हूँ मैं एक सीधा साधारण इंसान हूँ। लेकिन आपकी भावनाएं अंदर की जो जागृत होती थी उन्हें बदल दिया मैंने धीरे धीरे, अगर वीडियो देखते जाओगे तो लगातार। कहानी को आगे बढ़ाएं। नेतृत्व करता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अजीब सा नाम हो, नुरुद्दीन, नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रंगपुर का बस किसानों का विद्रोह था, याद रखना, कहाँ था, बंगाल के अंदर, इतना ही याद होना चाहिए, इससे ज़्यादा याद भी नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा फैक्ट्स भी हानिकारक हो, भूलने की प्रवृत्ति बढ़ जा, समझिए। और क्या था, और कहाँ चलते हैं, चलिए। ABCDE विद्रोह, फिर आप हेडिंग F विद्रोह, फिर G विद्रोह, फिर F विद्रोह, EBCDEFGH। तो जितने विद्रोह होंगे मैं आपको PDF फाइल बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको क्या लिखना क्या नहीं लिखना अब आप समझ गए होंगे। मैं आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही समझाऊंगा, समझे। मैं समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, मैं आपको खुद ही समझो मैं क्या समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा नहीं तो किसने किया है ना, कौन से क्षेत्र में था ये बताऊंगा मैं आपको, कारण था ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप एक अधिकारी बनने की इच्छा रखते होंगे तो मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ कि आप इन विद्रोह को खुद भी पढ़ सकते होंगे। ये मैंने पढ़ने का अप्रोच बताया, रास्ता दिखाना हमारा काम था, वो हमने दिखाया आपको। सभी विद्रोह का एक काम होगा, बार बार मेरा एक ही मकसद था आपको बताना, क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कोई भूमिका है थी, तो आप कहोगे हाँ, इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर किया। जब इन्होंने ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर, इन विद्रोह ने, इन कौन से विद्रोह ने, जन विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर किया, और जो भी विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को कमज़ोर करने वाला वो हमारे लिए लाभदायक होगा, यानी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, चाहे विद्रोह छोटा ही क्यों ना हो तो भी ब्रिटिशों के खिलाफ ही रहा है ना। ब्रिटिशों ने हमारा इतनी अधिक मात्रा में शोषण किया, समझे आप। चलो समय भी हो रहा कि मुझे भी पढ़ना होगा। तो जितने विद्रोह होंगे काफ़ी ABCD के रूप में इस तरह लिखते जाना नोट्स में, है ना। और मैं आपको PDF फाइल भेज सकता हूँ, वरना आप कोई आपके पास बुक हो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। YouTube चैनल पर तो मिलने वाले नहीं है कहीं भी, समझा। जितना मैं जो इसका एक ही महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्या, जो मैंने फैक्ट बताया आपको बीच बीच में, वो बड़ी काम की बातें थी, है ना। लेकिन मैंने बताया आप अपनी पढ़ाई मत रोकना बिल्कुल भी। मेरे पास सीमित संसाधनों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाह रहा हूँ, है ना। सीमित संसाधन है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आपको 1-2 घंटे का एक आधा 2 घंटे लग जाते होंगे मेरे, इसमें बीत जाते होंगे, मैं आपको उसमें देने की कोशिश करता हूँ, समझे, ना चाहते हुए भी जुड़े रहने का मौका मिल रहा है मुझे ऐसे संसाधन। तो जितने विद्रोह होंगे मुझे लगा आपको अब कर ले जाएंगे। मैंने चीज़ों को बहुत आसान बनाया आपके लिए, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, सन कतई नहीं पढ़ना। विद्रोह का अल्टीमेट गोल, काम क्या होने वाला है इनका, क्या नहीं होने वाला, वही समझना था आपको। और वही पता होना चाहिए एक साधारण मनुष्य को। GS कहते हैं उसे, जर्नल स्टडी, है नहीं। आपको इतिहास का ज्ञाता नहीं बनना, जर्नल स्टडी, नाम ही जर्नल स्टडी, सामान्य स्टडी। और सामान्य स्टडी क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या प्रभाव होता है इसका, उद्देश्य क्या है इसका, उसका कारण क्या है। सन महत्वपूर्ण नहीं है, समझे नहीं, सन महत्वपूर्ण नहीं है। उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं इनका, बताओ हम क्या सीख सकते हैं, क्या खोया क्या पाया, वो महत्वपूर्ण है, समझे नहीं। किसने खोया किसने नहीं खोया और किसने पाया महत्वपूर्ण नहीं है। यही हो पढ़ने का अप्रोच, सब्जेक्ट कोई सा भी हो। अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, अगर इसका 30 से 40% पकड़ लेंगे ना हम, तो याद रखना आप बड़े छोटे एग्जाम के लिए बने ही नहीं, समझे। 1 साल और लगने वाला, 1-2 साल तक पहले तो कोई वैकेंसी निकलने वाली नहीं, ना कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सीरियसनेस होकर तैयारी करो,
अपनी जो तैयारी होगी उसी का नया आयाम दो। आयाम देने के पश्चात तो क्या करो, धीरे धीरे अपना टाइम टेबल सेट करो। मोबाइल पर चैट करना बंद कर दो अगर कर रहे होंगे तो, है नहीं। फेसबुक को यूज़ करना बंद कर दो। फेसबुक को यूज़ करने के बाद जो निगेटिव चीज़ होगी ना, हमेशा उसे अवॉइड कर दो, समझिए। कुछ ही दिन और कुछ ही सालों की बात होगी बस। 2-3 साल पता भी नहीं लगता कैसे बीत जा 2-3 साल पता भी नहीं लगता कैसे बीत जा। आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या करली होगी, मुझे नहीं पता क्या कर रहे होंगे आप, कुछ भी कर रहे होंगे, कोई सी भी क्लास में होंगे, तो याद रखना ग्रेजुएशन करते करते आपको खुद नहीं पता लगना है कब बीत जाएंगे। बच्चे एक साधारण तैयारी करने में 2 से 3 साल निकाल देते हैं, लेकिन 2 से 3 साल में एक बड़ी तैयारी भी हो सकती है। जब आप 12th क्लास पास करके आए थे उसमें सब्जेक्टिव लिख के आए थे, है नहीं, और जो बड़े एग्जाम होंगे उसमें सब्जेक्टिव लिखा जाता, समझे। तो आप पढ़ लेंगे ना, आपके पास बुक होगी, वरना मुझे व्हाट्सअप कर देना, मेरा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, है ना, मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको ये जितने भी विद्रोह होंगे ना, आगे के जो विद्रोह होंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कल हम जनजातीय विद्रोह की भी चर्चा करूँगा, कुछ विद्रोह की चर्चाएँ भी करूँगा मैं आपको, है ना, कुछ विद्रोह की चर्चाएँ भी करूँगा। जैसे जनजातीय विद्रोह होंगे, जो खास विद्रोह होंगे, जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा करनी चाहिए। जैसे खासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इस तरह बहवी आंदोलन, इस तरह के जो विद्रोह होंगे, है ना, आंदोलन होंगे, इनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव हो, आप समझ सकते होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।